हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब। हमने प्राचीन भारत की जो श्रृंखला शुरू की थी उसमें अपना प्राग इतिहास यानी कि जो हमारा स्टोन एज है, जहाँ पे हमको लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं, उतना इतिहास हमने पढ़ लिया था। तो यदि आपने मेरा वो लेक्चर ना देखा हो तो ऊपर दिया हुआ लिंक है, आप उससे वो लेक्चर देख सकते हैं। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आद्य इतिहास, जिसको हम धातु काल का प्रारंभ बोलते हैं। सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता से ही शुरू करेंगे इसको, और हड़प्पा सभ्यता में जुड़े हुए उसकी खोज, उसका नामकरण और उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं उसके ऊपर जो डिबेट चली हैं उसकी हम चर्चा करेंगे आज। तो ये जो हमारा श्रृंखला चलेगी पूरी की पूरी, ये चलेगी आद्य इतिहास, यानी कि हमको लिखित प्रमाण तो मिले हैं परंतु उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो चलिए बिना समय नष्ट करते हुए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन, जिसमें हम बात करेंगे हड़प्पा की। हड़प्पा सभ्यता जो है उसके बारे में थोड़ा सा स्टार्टिंग जो इंट्रोडक्शन है मैं दे देता हूँ आपको। पाषाण युग की जो समाप्ति होती है, जब हमने पिछला अपना लेक्चर पढ़ लिया था, नियोलिथिक एज हमने पढ़ी थी और देखा था कि नव पाषाण काल आ गया। तो नव पाषाण काल के बाद जो हम बोलते हैं जब पाषाण युग की समाप्ति हो जाती है, उसके बाद धातु युग का प्रारंभ होता है। धातु युग यानी कि मेटल एज अब आनी शुरू हो जाती है। और लेकिन जो पाषाण उपकरण हैं, जो हमारे स्टोन टूल्स थे, वो अभी भी पूरी तरह से बंद नहीं होते और ये अभी भी चलते रहते हैं। तो ये जो सभ्यता आती है जिसको हम बोलते हैं चाल्कोलिथिक एज, यानी कि ताम्र पाषाण युग, यानी कि अब जो है तांबे के साथ पत्थर के उपकरणों को प्रयोग किया गया और इसको बोला गया ताम्र पाषाण सभ्यता, यानी कि चाल्कोलिथिक एज। तो ये हो गई हमारी चाल्कोलिथिक एज, और इसी के अंतर्गत हमारी हड़प्पन सभ्यता जो है हमारी, वो चाल्कोलिथिक एज का ही पार्ट है। तो इनकी जो काल अवधि है वो बहुत विस्तृत है और इनको हम डिवाइड करते हैं प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा काल में। हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता भी है। तो फर्स्ट सिविलाइजेशन टाउन सिविलाइजेशन है, जिसको गॉर्डन चाइल्ड ने इसको प्रथम नगरीय क्रांति कहा है। तो ये किसने कहा है? गॉर्डन चाइल्ड ने कहा है। यहाँ से प्रश्न बनता है और इसमें बहुत सारे नाम आज मैं डिस्कस करूँगा। बहुत सारे विद्वान जो पुरातत्व विद्वान हैं, आर्कियोलॉजी से रिलेटेड हैं, उनके नाम मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे कि इन्होंने क्या क्या अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है, यदि हम देखें, सबसे पहले सन 1921 में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, ये दो नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हड़प्पा की जब बात होगी तो इन दो नामों की बात हमेशा होगी। दयाराम साहनी, DR साहनी बोलते हैं, और राखलदास बनर्जी यानी RD बनर्जी, इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों को खोला, यानी कि खोजा। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो। तो यहाँ से कभी कभी मैच द फॉलोइंग में भी आता है। अब हम जब इसके सारे जितने भी नगर हैं उनके बारे में जो हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, तो हम इनके बारे में भी एक एक करके बताते जाएंगे। अभी तो केवल ये दो नाम मैं बता रहा हूँ, जस्ट इंट्रोडक्शन है, खोज कैसे हुई। लेकिन 1921 में तो हम मानते हैं इसकी खोज हुई, लेकिन अगर मैं इतिहास में जाऊँ, हड़प्पा के ऊपर जो खोज हुई और जो इसके ऊपर जो काम हुए, उसके इतिहास में अगर जाएँ तो इसकी जानकारी जो है वो अंग्रेज़ों को बहुत पहले मिली, लेकिन उन्होंने इसको नज़रअंदाज किया। सन 1826 में पाकिस्तान में जो पंजाब स्थित है, वहाँ पे एक ज़िला है साहिवाल। इस साहिवाल ज़िले में एक गांव में स्थित एक टीले का अवलोकन चार्ल्स मेसन द्वारा किया गया। चार्ल्स मेसन जो थे, ये एक अंग्रेज़ अधिकारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। इन्होंने इसका अवलोकन किया था 1826 में, और 1850 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस टीले की यात्रा की। 1856 में कराची से लाहौर रेल पटरियां बिछाई जा रही थी। अब आपको पता होगा, अगर आधुनिक भारत पढ़ा होगा आपने, किस तरह से रेल पटरियां बिछाना का कार्य जो है शुरू कर दिया था अंग्रेज़ों ने। तो 1856 में कराची से लाहौर तक जब रेल पटरियां बिछाने का कार्य किया गया, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुरातात्विक टीला, जिसकी हम बात कर रहे हैं साहिवाल ज़िले में, उस ज़िले से पुरातात्विक टीले से कुछ ईंटें मिली थी और इसका इन्होंने प्रयोग इस रेल पटरियां को बिछाने में कर दिया। मतलब उन्होंने इस तरह से नज़रअंदाज किया और इतनी महत्वपूर्ण जो खोज थी, जो ईंटें थी, उन्होंने इस्तेमाल कर दी कहाँ? रेलगाड़ी की पटरियों में। 1872 में कनिंघम ने यहाँ से पाषाण औजार, अति प्राचीन मृदभांड के साथ एक वृषभ अंकित मुहर निकाली। मतलब एक ऐसी उनको एक सील मिली जिस पे वृषभ अंकित था, लेकिन उन्होंने इसको यह कहकर विदेशी साबित कर दिया
कि ये जो वृषभ है इसमें कुबड़ नहीं है, तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नहीं हो सकता, भारतीय उपमहाद्वीप की नहीं हो सकती, ये सील हो सकता है किसी विदेशी सील का भाग होगा। 1912 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में इस टीले के ऊपर एक लेख प्रकाशित हुआ, तब ये ज़्यादा जानकारी में आया। और इसके बाद 1921 में जॉन मार्शल, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के उस समय निदेशक थे, इनके नेतृत्व में हड़प्पा नामक टीले की खोज की गई, जिसे जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु सभ्यता के नाम से घोषित किया। तो ये इसका पूरे खोज का इतिहास है, किस तरह से इसकी खोज जो है बहुत हो जानी चाहिए थी पहले, लेकिन हुई कितनी देर के बाद। लेकिन अभी जो इसकी नामकरण है इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा विवाद बन गया था पहले, अभी तो बहुत ज़्यादा खोज हो चुकी हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी जा चुकी हैं। तो इसका जो जॉन मार्शल साहब ने जो इसका नाम दिया वो दिया सिंधु सभ्यता, और इन्होंने 1924 में इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में प्रकाशित एक लेख किया था, जिसमें इन्होंने इसको सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दिया। सिंधु घाटी की सभ्यता नाम इसलिए दिया इसको क्योंकि इसके जो स्थल थे उस समय वो अधिकांश स्थल जो थे इसके ये सिंधु घाटी मतलब सिंधु नदी के आसपास ही मिले थे। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया, क्योंकि इसमें जितने भी हमको उपकरण मिले हैं उसमें ब्रॉन्ज यानी कि कांसे का प्रयोग हुआ है। तो इसको कांसे का पहली बार प्रयोग भी इसी समय में हुआ। और इस सभ्यता के सर्वाधिक केंद्र जो है, जैसे मैंने आपको बताया, घाघरा यानी प्राचीन सरस्वती जो नदी है, प्राचीन सरस्वती नदी, उसके पास बाद में मिलने शुरू हो गए बहुत ज़्यादा, तो इसको सिंधु और सरस्वती सभ्यता भी कहने लग गए थे। लेकिन इसका जो अगर हम देखें मेन नाम क्या होना चाहिए, तो अगर हम इसका विस्तार क्षेत्र देखें तो मैंने इसको बताने की कोशिश की आपको, ये सभ्यता जो है करीब 2500 ईसा पूर्व पुरानी है, और इसको पूर्ण विकसित रूप में उस समय देखा जा सकता है। और ये सभ्यता के जो स्थल मिले हैं वो अब केवल सिंधु नदी घाटी तक सीमित नहीं रहे। और इसके जो स्थल हैं अगर हम बात करें तो उत्तर में यानी कि नॉर्थ में हमारा मांडा, जम्मू में मांडा है, और वेस्ट में ईस्ट में हमारा आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में, वेस्ट में है सुत्ता गेंदोर जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में प्रांत में है, और साउथ में अगर हम देखें तो दायमाबाद है महाराष्ट्र में। तो इतना विस्तृत जो इसका क्षेत्र है, यदि हम भूगोल पे थोड़ा सा जाएं तो जो हमारी सिंधु घाटी है, जो हमारी सिंधु नदी है, वो बहती है जम्मू हिमाचल के प्रांत में बहती है, पंजाब में बहती है। लेकिन ये जो इसका क्षेत्र आप देख रहे हैं कि कहाँ उत्तर प्रदेश तक चला गया है और नीचे साउथ में भी दायमाबाद तक है, तो इसकी वजह से इसको जो नाम दिया जाना चाहिए वो सिंधु घाटी सभ्यता तो है ही है, लेकिन इसका जो उच्च नाम है वो है हड़प्पन कल्चर, यानी कि हड़प्पा की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसलिए क्योंकि किसी भी सभ्यता का जो नामकरण है वो उसके उस स्थान के ऊपर आधारित होता है जिसकी खोज सबसे पहले की गई हो। और दूसरी चीज़, क्योंकि ये सिंधु घाटी में ही सीमित नहीं रही, ये आगे भी गई, बहुत ज़्यादा जगह पे गई, तो इसलिए जितने भी स्थल मिले हैं वो क्योंकि हड़प्पा से कहीं ना कहीं कांटेक्ट में रहे होंगे, कहीं ना कहीं उसके साथ जो उनकी समानताएं हैं ये दर्शाती हैं कि वो हड़प्पा सभ्यता का ही भाग है, तो इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता होना चाहिए। अच्छा, ये प्रश्न कभी कभी आ जाता है यहाँ से कि आपका वेस्ट में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है, तो ये ईस्टर्न मोस्ट कौन सा सिटी है, मतलब सबसे ज़्यादा पूर्वोत्तर कौन सा स्थल मिला है, सबसे ज़्यादा पश्चिम में कौन सा मिला है, कौन सा स्थल हमको सबसे नॉर्थ में मिलता है और सबसे साउथ में मिलता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आता है, तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है। अब सभ्यता की उत्पत्ति के ऊपर जो विवाद है, जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतभेद हैं, डिबेट्स जो हैं, उसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होने वाला है, अंडरस्टैंडिंग आपकी इसमें बन जाएगी अच्छी। तो यहाँ से कभी कभी मेंस के ऊपर प्रश्न आते हैं, यूपीएससी में भी, और जो मैं पॉइंट्स बताऊँगा उससे नेट के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव और यूपीएससी के प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इसकी उत्पत्ति जो है, इतनी विस्तृत सभ्यता होने के बावजूद भी इस सभ्यता के उद्भव और विकास क्षेत्र के बारे में विद्वानों में काफ़ी मतभेद हैं, क्योंकि सभ्यता के जो अवशेष हैं वो जहाँ भी मिले हैं वो अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में मिले हैं। तो इसलिए ये डिसाइड नहीं कर पाते ये लोग कि इसका ओरिजिन कहाँ है, इसका उद्भव कहाँ से हुआ। इसलिए इस सभ्यता को लेकर विद्वान जो हैं उनमें दो तरह के सिद्धांत हमको देखने को मिलते हैं। कुछ विद्वान इसकी विदेशी उत्पत्ति से मानते हैं और कुछ इसकी उत्पत्ति स्वदेशी मानते हैं।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विदेशी उत्पत्ति कौन कौन मानते हैं और किस आधार पे मानते हैं और क्यों इसको विदेशी उत्पत्ति नहीं मानना चाहिए। अगर हम इसके ऊपर चर्चा करें तो जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड और व्हीलर और डी कोशाम्बी, ये 4 नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने इसको माना है, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत माना है इन्होंने। और व्हीलर के अनुसार अब इन्होंने विदेशी उत्पत्ति तो माना, लेकिन इसमें भी 2 तरह के मत हैं। जो क्रेमर हैं वो ये बोलते हैं कि मेसोपोटामिया से लोग यहाँ पे आए और उन्होंने इस संस्कृति को यहाँ पे इसको विकसित किया। वहीं पे जो व्हीलर साहब हैं वो ये बोलते हैं कि लोग नहीं आए, जो भावनाएं थीं वो सुमेरिया से हड़प्पा पहुँची। मतलब यहाँ पे 2 तरह की चीज़ें हो गई। एक तो हो गया कि फिज़िकली ह्यूमन जो हम मानव थे मेसोपोटामिया के, वो आके यहाँ पे बसे और सभ्यता को उन्होंने यहाँ पे बसाया। और दूसरी व्हीलर साहब बोलते हैं कि मानव वहाँ के डायरेक्टली यहाँ नहीं आए, बट वो जो उनकी भावनाएं थी, जो जिस तरह की वो लोग शैली थी उनकी, वो शैली यहाँ पे आई। तो ये विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांतों में भी 2 तरह के बंटवारे हैं। इन विद्वानों के अनुसार सुमेरियन जो सभ्यता थी वो सैंधव सभ्यता से प्राचीन है। तो इन्होंने ऐसा माना है कि सैंधव सभ्यता से प्राचीन है। और किस बेसिस पे माना है, जो आधार है वो ये आधार है जो मैंने पॉइंट वाइज लिखे हैं आपको, कि दोनों सभ्यताओं में कुछ विशेषताएं थी, ऐसी समान विशेषताएं थी जैसे दोनों नगरीय सभ्यताएं हैं। दोनों के निवासी कांसे और तांबे के साथ पाषाण उपकरणों का प्रयोग करते हैं, यानी कि चालकोलिथिक एज है, ताम्र पाषाण संस्कृति है। दोनों को लिपि का ज्ञान था। दोनों सभ्यताओं के लोग चाक पर मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे और दोनों ही सभ्यता में भवन कच्ची तथा पक्की ईंटों से बनाए गए थे। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी बेसिस पे जो विद्वान थे, जो जॉन मार्शल साहब हैं, व्हीलर या डी कोशाम्बी हैं, उन्होंने इसको माना है कि इसकी जो उत्पत्ति है वो भारत या भारतीय महाद्वीप में ना होके बल्कि मेसोपोटामिया यानी कि सुमेरियन जो सभ्यता थी उससे प्रभावित थी, और इस तरह से ये विदेशी मत इन्होंने दिया है। अब ये जो विदेशी मत दिया है उत्पत्ति का, इसके विपरीत बहुत सारे मतभेद भी पैदा हुए हैं। मतभेद क्यों हैं, उसकी जो बेसिस है, जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जो संस्कृतियां थी दोनों, ये बहुत सारी समानताएं हैं लेकिन इसमें आधारभूत भिन्नताएं भी हैं। भिन्नताएं किस तरह हैं, जो सैंधव सभ्यता की नगर योजना है, जिसको हम भी आगे चल के पढ़ेंगे अगले अपने सेशन में, तो जो नगर योजना है ये सुमेरियन सभ्यता की अपेक्षा अधिक सुव्यवस्थित है। यानी कि जब हम इसकी टाउन प्लानिंग देखेंगे, जो इसकी नगर की जो बनावट है, टाउन प्लानिंग है, ये सुमेरियन जो हमारे टाउन मिले हैं, जो सुमेर सभ्यता में जो हमको टाउन्स मिलते हैं, जो नगर मिलते हैं, वो इतने व्यवस्थित नहीं हैं जितने सैंधव यानी कि हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर मिले हैं वो ज़्यादा व्यवस्थित हैं। तो दोनों में लिपियाँ तो प्रचलित थीं, जैसे मैंने आपको बता दिया पहले भी, लेकिन इन दोनों लिपियों में भी बहुत भिन्नता है। जबकि जो सुमेरियन लिपि है उसमें 900 अक्षर हैं और जो हमारे सैंधव से जो लिपि मिली है इसमें केवल 400 अक्षर हैं। हड़प्पा सभ्यता की पकी ईंट तो है, लेकिन इसमें जो हड़प्पन सभ्यता की जो ईंट है वो निश्चित अनुपात भी है जो कि सुमेरियन से भिन्न है। कैसे, इसका जो अनुपात है, जो हमारी हड़प्पन की जो मिली है आपको ईंट मिली है, इसका अनुपात 6, 2 और 1 यानी 4:2:1, यानी कि जो लंबाई है उसकी 4 गुनी है, चौड़ाई 2 गुनी और 1 गुनी उसकी हाइट है। सुमेरियन सभ्यता की जो मोहरें हैं ये बेलनाकार मिली हैं सुमेरियन की, जबकि हमको हड़प्पा में अधिकतर मोहरें मिलती हैं वर्गाकार। तो इस तरह से इस सभ्यता के प्रकाश में आने से जो भारतीय इतिहास है इसकी प्राचीनता बढ़ जाती है, और अब इस विश्वास के लिए कारण है कि भारत देश भी मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं के साथ ही अपनी एक स्वतंत्र सभ्यता का विकास कर रहा था, जो उनकी समकालीन होते हुए भी अनेक अर्थों में उनसे बढ़कर थी। और किस तरह से बढ़ के थी, ये जैसे जैसे ये लेक्चर आगे बढ़ेगा, सेशन आगे बढ़ेगा, और जब हम अगले सेशन के ऊपर बात करेंगे इसके बहुत सारे जो नगर थे उसके ऊपर, तो हमको पता चलता रहेगा। यदि इस संस्कृति के आदि निर्माता सुमेरियन होते तो कम से कम हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक चरण के जो नगर थे, कि जो नगर योजना थी, उनके समरूप होती, जो कि नहीं है। इससे ये सिद्ध होता है कि इस सभ्यता का जो उद्भव है, जो उत्पत्ति है, वो सुमेरियन सभ्यता से नहीं मैच करती, नहीं मेल खाती। तो इन विभिन्नताओं के कारण हड़प्पा सभ्यता को
मेसोपोटामिया या किसी विदेशी स्थान से उद्गम से जोड़ना तर्कसंगत नहीं है। तो ये आपको मिल गया रीज़न किस तरह से इसको हम नहीं बोलते कि ये विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत को एक तरह से मैच करती है। हड़प्पा संस्कृति की वस्तुओं का मेसोपोटामिया से और मेसोपोटामिया की जो वस्तुएं हड़प्पा संस्कृति से मिलना उनके बीच व्यापार और वाणिज्य का परिणाम है, ना कि इसको इनके एक दूसरे से उत्पत्ति से जोड़ा जाना चाहिए। अब आते हैं हम स्वदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत। इसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग वेरिएशन मिलेंगे हमको, बहुत ज़्यादा अलग अलग हमको सिद्धांत देखने को मिलेंगे। जैसे विदेशी उत्पत्ति था तो उसमें तो सीधा सीधा था कि मेसोपोटामिया सुमेरियन बोला उनको, लेकिन ये जो आपको मिलेगा भी देखने को, इसमें सबसे पहले जो प्रतिपादित किया गया वो किया गया कि शायद वैदिक आर्यों से इनकी उत्पत्ति हुई। जब हम वैदिक कला पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे आगे, लेकिन वैदिक आर्य के बारे में तो आपने सुना ही होगा। सर्वप्रथम एक पुरातत्व विद्वान है बीबी लाल, इन्होंने यह मत दिया कि ऋग्वेदिक आर्य जो थे और जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो दोनों एक ही थे, जिसको रामचंद्र, SR राव, KN शास्त्री जैसे विद्वानों ने समर्थन किया। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, आर्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया और किसने किसने इसको माना। तो यहाँ से मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन आ जाता है। इसी तरह जब मैंने आपको बताया था, नाम याद रखिएगा, मार्शल, व्हीलर और जो हमारे बाकी के इतिहासकार थे जैसे कि DD कोशाम्बी, इन्होंने माना था कि विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। स्वदेशी उत्पत्ति बोलेगा तो जितने और भी मैं आगे बताऊंगा वो तो है ही हैं। अगर आपसे कहीं पूछ लिया कि वैदिक आर्यों से उत्पत्ति, वो भी स्वदेशी उत्पत्ति के अंतर्गत ही है, लेकिन केवल आपसे ये पूछ लिया कि वैदिक आर्यों से उत्पत्ति किसने माना, तो सबसे पहले बीबी लाल, फिर रामचंद्र, SR राव, KN शास्त्री, ये नाम याद रखिएगा। कालीबंगा, लोथल तो ऐसे स्थल हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं हमको। तो कालीबंगन और लोथल, जो जैसे कालीबंगन राजस्थान में है, लोथल आपका गुजरात में है। तो यहाँ अब क्योंकि हैं तो ये हड़प्पन स्थल, लेकिन यहाँ पे ऋग्वेदिक काल में प्रचलित अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं, यानी कि आपको यहाँ पे अग्निकुंड मिले हैं जिसमें शायद यज्ञ किया जाता होगा। अगर आप को पता होगा तो जो वैदिक समाज है वहाँ पे यज्ञों की बहुत ज़्यादा महत्वता थी, और क्योंकि अब ये हड़प्पन स्थल से मिल रहे हैं तो इस बेसिस पे इन्होंने, ये जो जितने भी आपको पुरातत्व विद्वान और हिस्टोरियन हैं, इन्होंने इसी बेसिस के ऊपर इसको बोला है कि शायद वैदिक आर्यों से इसकी उत्पत्ति हुई हो। रंगनाथ राव के अनुसार लोथल से मिले पशु बलि दिए जाने, अग्नि पूजा किए जाने, घोड़े और चावल के साथ ये जो चीज़ें मिली हैं, जैसे पशु बलि दिए जाने के साक्ष्य मिले हैं उनको, अग्नि पूजा किए जाने के साक्ष्य मिले हैं, घोड़े और चावल के जो साक्ष्य मिले हैं, इसकी वजह से इन्होंने बोला है कि दोनों सभ्यताएं समकालीन सिद्ध की हैं इन्होंने। अब क्योंकि बहुत सारी मैंने आपको बता दी समानताएं भी थी, लेकिन इन समानताओं के लिए अब बहस क्यों होती है, डिबेट क्यों होती है हिस्ट्री में, इसीलिए होती है क्योंकि एक तरफ जो समानताएं मिलती हैं हमको, दूसरी तरफ हमको भिन्नताएं भी मिलती हैं। तो भिन्नताएं क्या हैं? जो वैदिक आर्य हैं इनको तो लोहे का ज्ञान था, ये लोहे से परिचित थे, जबकि हड़प्पा के निवासी लोहे से परिचित नहीं थे। हमको हड़प्पा में लोहे के साक्ष्य नहीं मिलते। वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी और कृषि प्रधान थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता नगरीय तथा व्यापार प्रधान थी। अच्छा, बात तो कर रहे हैं हम कि व्यापार प्रधान थी, नगरीय थी, लेकिन पूर्ण रूप से दोनों ही सभ्यताएं ना तो पूर्ण रूप से नगरीय थी और ना ही पूर्ण रूप से दोनों की दोनों हमारी ग्रामीण थी। वैदिक सभ्यता में हमको मातृ देवी, लिंग पूजा और मूर्ति पूजा के प्रचलन का अभाव है, जबकि हड़प्पा सभ्यता से ही मूर्ति पूजा की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि हमको यहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति मिलती है हड़प्पा में। मैंने जब कल्चर पढ़ाया था आपको, आर्ट एंड कल्चर, जब कला और संस्कृति पढ़ाई थी, तो उसमें मेरा पहला लेक्चर इसी के ऊपर था। सिंधु घाटी से मिले हुए हमको क्या क्या आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, क्या क्या हमको कला से संबंधित वस्तुएँ मिली हैं। तो यदि आपने वो लेक्चर ना देखा हो तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप वो लेक्चर देख लीजिए। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं आपको। तो यहाँ पे वहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस की हैं, मातृ देवी की मूर्ति और किस तरह से बहुत सारे और भी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे ये सिद्ध कर रहा है कि अब क्योंकि यहाँ पे हमारे मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिल रहे हैं हड़प्पा सभ्यता में, जो कि वैदिक सभ्यता में नहीं मिल रहे हैं। वैदिक सभ्यता में अगर हम देखें तो वो लोग मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं। वैदिक सभ्यता मूर्ति पूजा को नहीं मानती और वहाँ पे हमको इंद्र वगैरह इन सब देवताओं के
हमको पूजन के साक्ष्य मिलते हैं। जो वैदिक सभ्यता है इसमें लेखन का अभाव माना जाता है, जबकि हड़प्पा सभ्यता में लिपि का प्रचलन था। अच्छा, ये माना जरूर जाता है कि लेखन का अभाव था, लेकिन वेदों में जो लेखन परंपरा है उसके अभाव का कारण ये नहीं है कि आर्य जो थे वो लिपि से अपरिचित थे, उनको लिपि का ज्ञान था, क्योंकि इतना जो विस्तृत गद्य मिला है, जो हमको इतने व्याकरण मिले हैं या मानक भाषा जो मिली है, ये बिना लिपि के संभव ही नहीं है। वेद रचना जो है निरक्षर समाज में नहीं हुई, बल्कि जो लिपि के अभाव का जो कारण था वो यह था कि जो रहस्यात्मक परम ज्ञान जो उनको मिलता है, जो वैदिक कल्चर में अगर हम पढ़ें तो उनको जो परम ज्ञान है वो उसको रहस्य बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि उसके लिए वो नहीं चाहते कि किसी ऐसे व्यक्ति को वो ज्ञान मिल जाए जो उसके लिए योग्य नहीं है। तो इसके लिए जो लेखन था वो उपयोगी नहीं था, इसलिए, और बल्कि अगर वो लिख देंगे तो वो एक तरह से बाधा बन जाएगी इस बारे में कि वो ज्ञान अब फिर किसी को मिल जाएगा, तो इसलिए वो लोग नहीं लिखते थे। तो हालांकि ये बात सत्य है कि लेखन का अभाव माना जाता है, क्योंकि और जबकि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है उसमें लिपि प्रचलित थी, लेकिन इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। तो ये जो इतने सारे पॉइंट्स हैं, इसकी वजह से लोग जो हमारे इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि इसका जो उद्भव है वो वैदिक आर्यों से नहीं हुआ। और मैंने पॉइंट्स आपको वो भी बता दिए जो उसके फेवर में हैं, जैसे अग्नि वेदिकाएँ मिली, अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले, दोनों जगह बलि दिए जाने के, घोड़े और चावल के साक्ष्य मिले। अब कुछ इतिहासकार बोलते हैं द्रविड़ निर्माता थे। द्रविड़ जो थे वो इस सभ्यता के निर्माता थे, जिसमें से सबसे पहला नाम आता है सुनीति कुमार चटर्जी। इन्होंने भाषा विज्ञान के आधार पर यह सिद्ध किया है कि ऋग्वेद में जिन दास और दस्यु का उल्लेख हुआ है वो द्रविड़ भाषी थे, और उन्हें ही सिंधु सभ्यता का निर्माण का श्रेय दिया जाना चाहिए। राखल दास बनर्जी भी इस मत से समर्थक इसके हैं। क्यों? अब इन्होंने क्या बेसिस माना? इन्होंने बेसिस माना है भाषा के आधार पे कि ऋग्वेद में जिसे दास और दस्यु बोला गया है वही द्रविड़ थे। तो लेकिन ये जो निष्कर्ष है ये भी संदिग्ध है, क्योंकि यदि द्रविड़ सैंधव सभ्यता के निर्माता होते तो इस सभ्यता का कोई अवशेष ग्रामीण क्षेत्र में अवश्य मिलता, और स्वयं द्रविड़ों का जो नगरीकरण है वो ना तो इतना उन्नत था ना इतना व्यवस्थित। तो यदि द्रविड़ ही इसके निर्माता होते तो वो कम से कम अपने जो क्षेत्र थे वहाँ पे हमको इस तरह के व्यवस्थित नगर ज़रूर देखने को मिलते। तो इस तरह से इसकी काट की गई है। अब जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है, और जो अभी प्रेजेंट डे में जिसको माना गया है, जिस थ्योरी सबसे ज़्यादा मान्यता मिली है, वो ये है कि बलूची और उत्तरी राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति से इसकी उत्पत्ति हुई। मतलब कुछ ऐसी संस्कृति जो कि प्राग हड़प्पा थी और जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहले से मौजूद थी। नवपाषाण काल के बाद बहुत सारी ऐसी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति हुई हैं। तो इसके जो विद्वान हैं वो हैं स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस, रोमिला थापर, अल्चिन। इन सब ने ऐसा माना है कि सैंधव सभ्यता की जो उत्पत्ति है ये दक्षिणी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और उत्तरी राजस्थान के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे पनपी ग्रामीण संस्कृतियों से इन्होंने इसकी उत्पत्ति को माना है। जो प्राक हड़प्पा संस्कृति है, जैसे जोब, सोथी, कोयटा, कुली, अमरी, मुंडीकाक, कोट दिजी, इन सबसे हड़प्पा सभ्यता का क्रमिक विकास हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने माना है कि जो हमारी प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन है, प्राक हड़प्पा जो सभ्यताएं हैं, उन्हीं ने ही, क्योंकि वो ग्रामीण सभ्यता थी और उन्हीं के आधार के ऊपर पूरी नगरीय सभ्यता का विकास हुआ है, क्रमबद्ध विकास हुआ है। क्योंकि किसी भी नगर का विकास तभी हो सकता है जब उसको सपोर्ट करने के लिए गांव हो, आत्मनिर्भर गांव हो, तभी हमारी नगरीय सभ्यता बन सकती है। तो इन संस्कृतियों के, और इन्होंने ऐसा नहीं कि हवा में बोल दिया है, कुछ ऐसे हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जैसे बहुत सारे जो ये जो संस्कृतियाँ थी, जैसे जोब है, सोथी है, ये सब हमारी प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन है। यहाँ से हमको बहुत सारे ऐसे पात्र मिले हैं जिन पर कुछ चित्रकारी ऐसी मिली है जो हमको सैंधव संस्कृति के पात्रों पर भी मिलती है। तो यहाँ से इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसकी जो उत्पत्ति है ये विदेश में ना होके ये भारतीय उपमहाद्वीप में ही हुई है। अब हमारे एक हिस्टोरियन हैं, एक पुरातत्व विशेषज्ञ हैं, अमलानंद घोष, A.N. घोष। इन्होंने सोथी संस्कृति के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, इनकी पूरी की पूरी रिसर्च है राजस्थान की सोथी संस्कृति,
जो कि प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन है, मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन से पहले की है। और ये इन्होंने प्राक हड़प्पा संस्कृति से विकसित हड़प्पा संस्कृति की उत्पत्ति मानी है। ये पहले ऐसे पुरातत्व विशेषज्ञ हैं जिन्होंने ऐसा माना है। तो यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है, पहले पुरातत्व विशेषज्ञ कौन थे जिन्होंने प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन से विकसित हड़प्पन सिविलाइजेशन की उत्पत्ति मानी। इन ग्रामीण संस्कृतियों के लोग जो थे वो कृषि और पशुपालन दोनों करते थे। खुदाई से पशु और नारी मूर्तियाँ, अब यहाँ से नारी मूर्तियाँ मिली हैं। हम बात कर रहे हैं प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि प्राक हड़प्पीय संस्कृति की। तो यहाँ से भी हमको नारी मूर्ति मिलती हैं। तो ये इस बात का संकेत है कि बलूचिस्तान के लोग मातृ देवी की पूजा भी करते थे। और ये मातृ देवी की मूर्ति हमको कहाँ मिलती है? हमको हड़प्पा सभ्यता में भी मिलती है। इसी के आधार पे मार्क कैन्योर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर उसी स्थल पर सदियों तक स्थित ग्रामों के विकसित रूप थे। मतलब एक ही स्थान पे बहुत दिनों से जो ग्राम विकसित हो रहे थे, उसी स्थल के ऊपर जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी उसके नगर उत्पन्न हुए। बनवाली के अवशेषों से प्रौढ़ हड़प्पन विकास का क्रम स्पष्ट हो जाता है। बनवाली की जो खोज हुई है, जो इसमें जो खनन हुए हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि इसको किस तरह से यहाँ पे हमको प्री हड़प्पन यानी कि प्रौढ़ हड़प्पा विकास का क्रम दिया जाता है। कोटदिजी, कालीबंगा और बनवाली की खुदाइयों से प्राप्त प्राक सैंधव कालीन स्तर नगरीकरण के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। और इनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस सभ्यता की जड़ें जो थीं वो भारतीय उपमहाद्वीप में ही जमी थी, ना कि किसी विदेशी सभ्यता से इसकी जड़ें जुड़ी हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो नगरीय विकास को जो आधार दिया वो दिया प्राक हड़प्पा ग्रामीण सभ्यता ने, जो कि समृद्ध संस्कृतियाँ थीं। जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नगर तभी डेवलप होगा, तभी उसको विकास होगा उसका, जब वहाँ पे हमको समृद्ध ग्रामीण संस्कृतियाँ होंगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर मीडो का। इन्होंने ये दावा किया है कि जो सैंधव सभ्यता है इसको प्राचीनतम मानना गलत है। इनके अनुसार जो है भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर सिंधु सभ्यता से भी पूर्व 3300 ईसा पूर्व फली फूली और विकसित हुई। मतलब अब ये बोल रहे हैं कि जो सिंधु सभ्यता जिसकी हम बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा विकसित थी और ये था, लेकिन इसको प्राचीनतम नहीं मानना चाहिए। सरस्वती नदी के किनारे इनके हिसाब से 3300 ईसा पूर्व यानी कि सिंधु सभ्यता से भी करीब 1000 साल पहले की बात है। इनको एक सभ्यता मिलती है, बहुत फली फूली सभ्यता इनके अनुसार है। अब क्योंकि जो सरस्वती नदी है ये विलुप्त हो चुकी है, लेकिन इसको ऐसा प्रूफ किया जा चुका है मैपिंग के द्वारा कि जो सरस्वती नदी थी प्राचीन काल में भारत में बहती थी, हिमालय से बहा करती थी और गुजरात नहीं हिमालय से बहती थी और हमारे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान तक होकर गुजरती थी। तो उसके आधार पे इन्होंने इसको ऐसा बोला है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। यदि आपको पसंद आया तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम हड़प्पा के जितने नगर हैं उनके बारे में बात करेंगे। वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। आज का जो पूरा लेक्चर था एक कॉन्सेप्चुअल बेस था। अगर आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि किसने क्या कैसे सिद्धांत दिए, किस किस विद्वानों की मैंने बात की, क्योंकि अब इनके नाम हम लेते रहेंगे, जैसे अमलानंद घोष हैं, मार्शल हैं, इन सब के नाम आगे चल के हमारे जो लेक्चर होंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के ऊपर लंबा जाने वाला है, थोड़ा 3-4 सेशन में इसको ख़त्म करेंगे, लेकिन हम इसको पूरी तरह से कंप्लीट इसको करेंगे। तो मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।